हेलो बच्चों, आज हम बीए फाइनल में चीन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। कल हमने अमेरिका की विदेश नीति पढ़ी थी, तो चीन की प्रमुख विदेश नीति क्या है? दूसरे देशों से हम संबंध रखते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी सभी क्षेत्रों में जो हम संबंध रखते हैं, यानी आयात निर्यात करते हैं, वहाँ पे भाषण देने के लिए जाते हैं, एक प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या वित्त मंत्री वहाँ संधि करने के लिए जाते हैं, और वो भी हमारे यहाँ पे आते हैं। वो है विदेशों की नीति, यानी दूसरे देशों से हमारे क्या नीतियाँ हैं, हमारा देश भारत उनको विकसित करने के लिए या दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए हम विदेशों से कैसी नीतियाँ बनाएंगे वो हम पढ़ेंगे। तो हमारी तो भारत की नीति तो हम बाद में पढ़ेंगे। कल हमने अमेरिका की पढ़ी, आज हम हमारे पड़ोसी देश चीन की विदेश नीति पढ़ेंगे। तो विदेश नीति के बारे में पहला पॉइंट है, चीन की विदेश नीति में आक्रामकता की नीति, यानी चीन की पहली विदेश नीति में उनकी पहली नीति है आक्रामक नीति, यानी आक्रामक चीन का स्वभाव है, यानी आक्रमण करना चीन का स्वभाव है। तभी वो भारत पर आक्रमण किया था 1962 में, 1962 में चीन ने। तो वो पड़ोसी देश किसी के साथ भी ज्यादातर नहीं माने या सीमा लागना उनकी या आदत है, तो उनकी विदेश नीति में भी शामिल हो गया है। आक्रामक का मतलब प्रहार या हमला नहीं है, किसी न किसी तरीके से दूसरे या अपने देश में भी इसी तरह की स्थिरता पैदा करने की कोशिश करना। जैसे हमला वगैरह आक्रमण वो तो किया ही था भाषण में, वैसे तो होती है। इसके अलावा ऐसी भी उनकी नीति है जो स्थिरता, उनकी परिस्थितियों पैदा करे और दूसरा देश जो है उनके परिस्थिति को उनकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग देश चल रहा है उसी दूसरे देशों पर लादने की कोशिश करते हैं, जिनमें तनाव बनता है और बढ़ता है। तनाव बढ़ने की ये प्रवृत्ति कभी कभी हमले का स्वरूप अख्तियार कर लेते हैं। जैसे कि 1950 में उन्होंने कोरिया युद्ध, 1950 में कोरिया युद्ध उन्होंने, चीन ने कोरिया युद्ध 1950 में किया था। इसके अलावा 1962 में भारत और चीन का युद्ध, ऐसे ही 1969 में किसका? सोवियत संघ, सोवियत संघ पर। ये तीनों युद्ध उन्होंने अपने कोरिया युद्ध किया, भारत पर युद्ध किया और सोवियत संघ, ये तीनों ही उनके आक्रामक नीति का एक रूप कहा जा सकता है। एक और भी युद्ध था 1979 में, 1979 में किसका? वियतनाम देश है, उनके साथ भी उन्होंने युद्ध किया है। तो इन सब युद्धों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि चीन की विदेश नीति में प्रथम पॉइंट है आक्रामक नीति। इस आक्रामकता का परिचय दिया है। इसी तरह प्रहार का तात्पर्य अपने प्रभाव, प्रभुत्व और दादागिरी का प्रचार करना, यानी वो विकसित है देश, क्या कहते हैं, ज्यादा शक्तिशाली है, तो दूसरे देशों पर अपनी दादागिरी दिखाता है। चीन शायद ये नहीं चाहता कि उसका मानना भी है कि इस तरह की गतिविधियों से केवल इतिहास के पन्नों में ही उसका स्थान स्थायी न हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उसका दबदबा बढ़ा रहे। मोटे तौर पर दूसरे और आतंकित करने की नीति ही शायद उसका स्वभाव बन चुका है। तो कहने का मतलब कुल उनके ये मन में बात आ गई कि बस आक्रामकता, दूसरे देशों पर आक्रमण करना, अपनी दादागिरी जमाना उसके ऊपर, ताकि दूसरे देश उनसे डर जाए और जैसा कहे वो वैसा करे। तो ये उनकी विदेश नीति का पहला पॉइंट। दूसरा है हस्तक्षेप की नीति, ये भी उनका प्लस पॉइंट है, हस्तक्षेप की नीति। तो अक्टूबर 1949 में
उनकी चीन की क्या हुई थी? साम्यवादी क्रांति। 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई थी। साम्यवादी क्रांति होने के बाद वो और भी चीन प्रभावित हो गया, वो और किसी पर साम्यवाद से जोड़ना चाहता था। साम्यवादी क्रांति हुई थी। कहाँ पे? चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी 1949 में। तो इसके बाद उन्होंने 1950 में कोरिया को उलझ गया, कोरिया को भी उलझा दिया। कोरिया युद्ध में चीन ने बड़े पैमाने पर भाग लिया, यानी कोरिया जो दूसरे देशों से युद्ध कर रहा था तो उन्होंने भाग लिया, तो वो भी उलझ गया और वो खुद अपने हाथ में शक्ति ले ली। किसने? चीन ने। अपनी नियमित सेना के हजारों सैनिक इस युद्ध में झोंक दिए गए। इसका मकसद तब अमेरिका के प्रभावों को कम करना, क्योंकि शीत युद्ध कब हुआ था? 1945 में। 1945 से 1991 तक किस किस के बीच में? सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध, यानी बिना हथियारों के वार्तालाप द्वारा लड़ा गया वैचारिक युद्ध। तो इस युद्ध में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और 1991 में सोवियत संघ विघटन होने पर पूरे देश पर एक शक्तिशाली देश था अमेरिका। तो अमेरिका को वो उस समय दोनों, जैसे शीत युद्ध चल रहा था उस समय प्रभावित दो देश थे, तो अमेरिका को प्रभाव जमाने के लिए, उनको प्रभाव दिखाने के लिए ये कोरिया युद्ध पर कूद पड़ा। इसलिए उनकी सेनाओं को मकसद किया और वो उलझाव में अमेरिका को प्रभाव करना था। एक बार चीन का उलझाव हुआ कि वह बढ़ता ही चला गया। कोरिया के बाद हिंद चीन, तिब्बत, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि स्थानों में उसका प्रभाव बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जहां भी युद्ध होता वो इसमें भाग ले लेता। 7 फरवरी 1963 को थाई देश के प्रतिरक्षा मंत्री जनरल थॉमन कीर्तिकाचारण ने भी चीनियों को घुसपैठ और सीमा तक पर्वतीय कबालियों को उकसाने का आरोप लगाया। यानी कि जो थाई देश का जो था जनरल, उन्होंने भी उन पर आरोप लगाया कि चीन क्या कर रहा है। इस प्रकार से 1956 में भी चीनियों की घुसपैठ सीमा परिवर्तित उस्काने की कोशिश की। इसके बाद 1956 में 1952 में, यानी 1956 और 52 का तो हो गया, 1956 में 1956 में म्यांमार, अब वर्तमान में इसको बर्मा का, पहले बर्मा कहा जाता, अब म्यांमार के आम चुनाव में चीन द्वारा उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर दिया। यानी चुनाव हो रहा था 1956 में म्यांमार में, फिर उन्होंने आंतरिक जो उनके अंदर की जो है चुनाव, उनका खुद का पर्सनल मामला होता है, उसमें भी उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। हस्तक्षेप करने का विरोध व्यक्त किया किसने? बर्मा या म्यांमार ने। आरोप लगाया कि चीनी म्यांमार सरकार विरोधी संगठन को धन और हथियार से सहायता कर रहे हैं। बर्मा या म्यांमार के अल्पसंख्यकों, खास तौर पर कोचिन को भड़काने की भी चीनियों का हाथ था। कोचिन वहाँ की एक जाति है, उनको भी उन्होंने भड़काने की कोशिश की और अपने पास उनको रखने की कोशिश की, अपना पक्ष लेने की कोशिश की। इस प्रकार आरोप है कि 1958 में जापान ने भी उन पर आरोप लगाया। कब? किसके ऊपर? चीन के, कि ये तत्कालीन प्रधानमंत्री किसी भी चुनाव प्रचार के लिए कहा जा सकता है कि चीन कुछ सरकार विरोधी मोर्चों के सक्रिय सहयोग दे रहा है, यानी दूसरे देशों को सहयोग दे रहा है और जापान के अंदर जो चुनाव हो रहा है उसमें भी वो इंटरफेयर कर रहा है या फिर हस्तक्षेप कर रहा है। 1950 से 1954 में इंडोनेशिया के चीन के द्वारा आंतरिक मामलों में उन्होंने हस्तक्षेप करना आरोप लगाया। इंडोनेशिया ने एक समय में ऐसा करने लगा कि चीनियों की यही शासन व्यवस्था है कि वह राष्ट्रीय जनरल सुहार्तो समय में कदम उठाने की नामुमकिन नहीं है, पर उनके कम्युनिस्ट पार्टी की शासक उनको अपनी शासन स्थापित करने की या उस पर अपने नियम थोपने की उन पर आरोप लगाया। यहाँ तक कि स्कूलों और सरकारों तो सभी स्थानों पर चीनियों ने घुसपैठ कर दिया। यहाँ तक कि 1960 में नेपाल में भी चीनियों ने एक चौकी पर हमला कर दिया। देखो ये सब जगह उनकी हस्तक्षेप की नीति, पूरे विश्व पर वो हस्तक्षेप की नीति कर रहा है। नेपाली अफसर को मार डाला और
नेपाल सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। उसी प्रकार से आसपास चीन ने पूरे एवरेस्ट पर अधिकार कर लिया। 2 अप्रैल 1953 1953 को तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान ने संसद में यह घोषणा की कि चीन ने अपनी सीमा का अतिक्रमण कर कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया है। इसका जवाब पाकिस्तान पर इतना बड़ा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा मान्यता को ताक में रख पाकिस्तान ने 2000 वर्ग मील तक क्षेत्र चीन पाकिस्तान समझौते के अंतर्गत चीन को दे दिया। मतलब वो इतना मजबूर हुआ कि सारे दूसरे देशों से भी वो दबने लग गया, तो उनका खुद का क्षेत्र उन्होंने दे दिया। ये मतलब कहने का मतलब पाकिस्तान भी डर गया। ये क्षेत्र तथाकथित आजाद कश्मीर का है। इसी क्षेत्र से होकर कराकोरम राजपथ का निर्माण हुआ है, चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार चीन अपने पड़ोसी देशों में अपनी अहमियत जताने की गर्ज में व्यापारियों के रूप में घुसपैठ करता रहा। इस प्रकार से बहुत सारे, जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे 1960 में चीन ने सोवियत संघ के किसी इलाके में अपना दावा नहीं जताया था, लेकिन 1964 में उसने अपने कुछ नक्शे प्रसारित कर चीन और सोवियत संघ की सीमा से लगे कुछ क्षेत्रों में विवादग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिए। यानी नक्शा में ऐसे तो उन्होंने सोवियत संघ पर हमला नहीं किया, लेकिन नक्शे में उनका जिसका सोवियत संघ का अधिकार था उसमें उन्होंने खुद का अधिकार जमा लिया। तो ऐसे उन्होंने दूसरे देशों से दुश्मनी कर ली। इसी विवादग्रस्त में 1969 में चीनी सैनिकों ने संगठित तौर पर हमला किया। उन्होंने उस्सिरी नदी के तानागामी द्वीप, कजाखस्तान, सलाकोस काफी क्षेत्र में उन्होंने दावा कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना दावा किया। भारत और चीन के बीच में भी 1962 में युद्ध हुआ और ये कारण दोनों देशों की सीमा का झगड़ा था। 20 अक्टूबर 1962 की चीनी सेनाओं ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र पर जोरदार हमला किया। उन्होंने लद्दाख तथा नेपाल के बहुत से ठिकानों पर कब्जा कर लिया। उस समय से लगभग 2500 वर्ग मीटर का भारतीय इलाका चीनी कब्जे में है। चीन और वियतनाम में भी 2000 से पुराने संबंध में 1930 में हिंद चीन कम्युनिस्ट पार्टी के चीनी वियतनाम क्रांतिकारी घनिष्ठ संबंध और घनिष्ठ संपर्क रखा। इस प्रकार से किसी देश के साथ न तो वो उलझा और किसी देश के साथ वो संबंध बनाए रखा। वो उन्होंने ऐसा किया कि कभी तो इससे हाथ मिलाया, कभी इससे हाथ मिलाया और हर देश से अपनी हस्तक्षेप की नीति बढ़ाता गया। इस प्रकार की विदेश नीति में चीन की हस्तक्षेप की नीति अभी भी हर देश को सबको प्रभावित किया। 1979 तक अभी भी वो भारत पर तो सीमा लाग ही रहा है, फिर भी भारत उनके व्यापार वाणिज्य की वजह से चुप रहा है, लेकिन बार बार वो धमकियां देता है, सीमा पर कब्जा कर लेता है। ये सारी बातें चलती रहती हैं। तीसरा पॉइंट है बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था। बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था के जहाँ जिस देश में बाजार के अनुसार जैसे कैसी व्यवस्था वो बदलता ही रहता है कि बाजार की तरफ उन्मुख होता रहता है, तो वो अपने पूरे विश्व में प्रभाव जमाने के लिए हर देश को निर्यात करता है। निर्यात भी करता है क्योंकि वो और चीजें सस्ती बनाता है। तो कभी वो साम्यवाद तो है ही, साम्यवाद को सबको उनके करीब लाना चाहता है। बाजार अर्थव्यवस्था में वो बार बार नीति अपनी बदलता रहता है, कभी संधि की नीति, कभी अपने मुक्त व्यापार यानी बिना टैक्स के आयात निर्यात संधि करना, यानी किसी देश से मुक्त व्यापार के जरिए वो प्रभावित कर देता है बिना टैक्स लिए, फिर बाद में उनको प्रभावित करके फिर उनके ऊपर अपना अधिकार या हस्तक्षेप करने लग जाता है। इस तरीके से बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था, जैसी अर्थव्यवस्था बाजारों में है वैसी और वो बदलता ही रहता है। और भारत के साथ उनके व्यापार वाणिज्य भी होते हैं अच्छे, और जापान कहीं भी देखो आप दूसरे देशों से उनके वो चाहता है कि हर चीजें जो वो बनाए, और हर कोई प्रभावित इसलिए होता है कि उनके द्वारा बनाई गई चीजें सस्ती मिले। इसलिए भारत का ये मानना है कि
देश के जो लोकतंत्र में लोगों की मांग करना पूरा जरूरी है। और हमारे यहाँ गरीब भी है, तो गरीबों के लिए सस्ती चीजें भारत खुद बनाए तो भी इतनी सस्ती नहीं बना सकता, इसलिए चीन से वो आयात करता है और उनके जाल में फंस जाता है। और वो जैसे कहे वैसे वो इतना सीमा लागता है, फिर भी भारत को चुपचाप उनको देखकर चुपचाप रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि उनको पता है कि अगर उनसे हम आयात नहीं करेंगे, चीन से हम व्यापार वाणिज्य नहीं करेंगे तो इस प्रकार से चीन की विदेश नीति में ये बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था भी शामिल हो जाती है। चौथा है छारा व छड़ी की नीति। छारा एक जगह तो आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं छारा डालना फिर छड़ी से मारना, तो ये बातें भी उनकी विदेश नीति में एक क्या कहते हैं गिलगिल की तरह कुछ भी कह सकते हैं आप। छारा और छड़ी, पहले तो आप छारा डालो गाय को, फिर बाद में छड़ी से मारो, तो यही उनकी नीति है। जैसे कि पहले तो उनसे व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं, अच्छे से उनके आदी बना दिए, और फिर बाद में वो अपने हस्तक्षेप अपने जो करवाए वो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सभी में अपनी दादागिरी जमाने लग जाता है। पहले तो घास डाली, कोई चारा डाला, तो कोई जैसे आपको उदाहरण देते हो कि दो पड़ोसी खेत है, आपस में दो पड़ोसी अलग अलग खेत है, उसमें रोज अपने में वो रोज जो गाय भैंस वगैरह जो आ रही है वो चारा डालता जा रहा, रोज 100-200 भैंसे आ जाती है, गाय आ जाती है, वो चारा खाने लग जाती है। फिर क्या होता है, जैसे वो आदी हो गई तो फिर उन्होंने खुद की तारबंदी इतनी करवाई कि कोई गाय भैंस कोई आ ही नहीं सकता, तो वो क्या करेंगे पड़ोसी खेत में वो चरने जाएगी। वहां गई तो फिर बाद में वो पहले तो चारा दिया, फिर छड़ी से मारा और उसमें डाल दिया, तो अब छड़ी किसको मारी? पड़ोसी खेत को। आदत किसने डाली? ये चीन ने। तो ये है कि उनकी एक विदेश नीति में यही है कि चारा खिलाओ पहले, यानी पड़ोसी देशों को या अपने देशों से जो भी आयात निर्यात करे उनसे सस्ते वस्तु इतने अच्छे संबंध रखो, फिर बाद में हम उनके आदी होने के बाद उनको सड़ी से मारो कि आप ये करो, दबाव में डालकर दादागिरी करके अगर आप मुझसे ये करना है या संबंध बनाने तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। इस प्रकार से वो दबाव डालता रहता है। पांचवा है यूनानी कूटनीति। यूनानी देशों में पुराने समय में कूटनीति साम दाम दंड भेद। साम यानी समझा बुझा कर, दाम यानी पैसे देकर रिश्वत देकर, साम दाम दंड यानी दंड देके, वो दिखा कि जबर से उनको मनवाना दंड देके। साम दाम दंड और भेद बताकर, एक देश दूसरे देशों का भेद बताकर। तो ये है कि उनकी चीन की विदेश नीति में यूनानी कूटनीति यानी साम दाम दंड भेद, किसी भी देश से वो विदेशों से जो संबंध रखता है तो ये चार ही बातें उनके मन में रहती कि साम दाम और दंड भेद की नीति अपनाए, ताकि सभी देश को वो खरीद सके और अपने अनुसार उनको ढाल सके और जो वो जैसा कहे वो कर सके। तो ये बातें भी उनकी चीन की विदेश नीति में एक अलग रूप देखने को मिलता है। छठा लास्ट है आधुनिक विज्ञान व तकनीकी का आयात। आधुनिक विज्ञान व तकनीकी का आयात यानी वो पूरे विश्व में हर किसी से संबंध बना रहा है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तकनीकी सभी क्षेत्रों में वो संबंध बनाता ही जा रहा है। संबंध बनाने के बाद क्या होता है, संबंध बनाने के उनके आदी हो जाते हैं। आदी होने के बाद वो क्या चाहता है कि सबसे आधुनिक विज्ञान और तकनीकी का आयात करें, तो जिससे वो संबंध बनाते वो जिसको निर्यात करता है उससे आयात करते हो, आधुनिक तकनीकी सबसे पहले लेने की कोशिश करें। किसी भी क्षेत्र में, हथियार के क्षेत्र में हो, चाहे लड़ाकू विमान हो, कंप्यूटर हो, किसी भी क्षेत्र में, मोबाइल हो, सभी क्षेत्र में वो जिस उनके पास नहीं है वो नई लाने की कोशिश करता है, यानी आयात करता है। तो उनके फर्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि निर्यात उनका ज्यादा है तो आयात कर सकता है। तो लोग आसपास देशों को दबाने के लिए, डराने के लिए ये उनके मन में ये हो जाता है कि मैं आधुनिक तकनीक का आयाती हूँ, और हर देश जो नए विकसित देश है वही नई तकनीकी बनाएंगे, तो उनसे वो आयात करेगा तो उससे भी संबंध उनके अच्छे होने लग जाएगा। इस तरीके से विकासशील देश, पिछड़े देश और विकसित देश तीनों तरफ उनका दादागिरी चलती है कि वो आयात करते तो विकसित देश उनसे खुश होंगे,
कह रहे हमसे वो खरीद रहा है नई नई तकनीकी चीज, तो उनके यहाँ विदेशी मुद्रा आएगी। और गरीबों के साथ वो खुद बना रहा है तकनीकी या जो बन चुकी है वो बेच रहा है। ऐसे कर कर वो चारों तरफ अपना प्रभाव जमाना चाहता है। इस तरीके से बच्चों चीन की विदेश नीति के ये सब बातें आ जाती हैं। इसलिए चीन ने कुछ बदलाव भी किए विदेश नीति में और कुछ बातें भी आई है, लेकिन बदलाव उन्होंने ज्यादा नहीं किए। उन्होंने ज्यादा पता है कि पहले मार्क्सवाद लेनिनवाद ये था, तो अब वर्तमान में तो साम्यवादी क्रांति आने के बाद 1949 के बाद उनकी नीति बिल्कुल ही बदल दी गई और बदलाव आ गया। तो इस प्रकार से चीन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता हमने पढ़ी। कल हम पढ़ेंगे चीन के विदेश नीति का मूल्यांकन यानी अच्छी भी है और बुरी भी है, दोनों समीक्षा करनी है, दोनों बातें हमें बतानी है। तो इसके पहले कल हम पहले तो पढ़ेंगे विदेश नीति के मार्ग में क्या क्या बदलाव किए उन्होंने और कैसे मूल्यांकन किया। ठीक है बच्चों, बाय।